अगर आप रशिया का मैप देखें तो एक चीज बहुत प्रोमिनेंट नजर आती है और वो है उसका बड़ा साइज। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जो 11 टाइम जोन्स और 2 कॉन्टिनेंट्स तक फैला हुआ है। नॉर्थ में बर्फ से ढके आर्कटिक से लेकर कजाकिस्तान के रेगिस्तानों तक और वेस्ट में बाल्टिक सी से लेकर ईस्ट में पैसिफिक ओशन तक। ये इतना बड़ा है कि दुनिया के नक्शे पर छाया हुआ है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रूस की 80% आबादी सिर्फ 20% एरिया पर रहती है और बाकी तकरीबन पूरा मुल्क खाली पड़ा है। लेकिन ऐसा क्यों है? इतने ताकतवर मुल्क के पास इतनी खाली जमीन क्यों है और रूस का कुछ हिस्सा रहने के लिए आसान और बाकी इतना मुश्किल क्यों है? ये समझने के लिए हमें रूस की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को समझना होगा, क्योंकि रूस के इस अजीब से पॉपुलेशन पैटर्न के पीछे बहुत सी अनकही कहानियां हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। आप रशिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करें, यूरोपियन रशिया और एशियन रशिया में, तो आपको एक बड़ी अजीब चीज नजर आएगी। यूरोपियन रशिया सिर्फ 23% एरिया पर फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पर रशिया की 80% आबादी रहती है, जबकि एशियन रशिया, जिसे साइबेरिया या फार ईस्ट रशिया भी कहते हैं, 75% एरिया पर फैला हुआ है और ये मोस्टली खाली है। रूस का कैपिटल मॉस्को भी यूरोपियन रशिया में ही है और सेंट पीटर्सबर्ग भी, जो रशिया का कल्चरल हब है। रशिया का ज्यादातर रेल रोड नेटवर्क, इंडस्ट्रीज और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी इसी वेस्टर्न साइड पर हैं। लेकिन आखिर रशियन ईस्टर्न साइड की तरफ क्यों नहीं आबाद हुए? ये समझने के लिए हमें सदियों पीछे जाना होगा। शुरू में रूस इतना बड़ा नहीं था जैसे आज है। उस वक्त इस एरिया में छोटी छोटी स्लाविक कम्युनिटीज थीं, जिन्हें आज वेस्ट रशिया और यूक्रेन कहते हैं। ये कम्युनिटीज दरियाओं के पास थीं और यहाँ जमीन भी फर्टाइल थी और मौसम भी बहुत अच्छा था। लेकिन यूरल माउंटेन रेंज के दूसरी तरफ हालात बहुत डिफरेंट थे। जब रशियन एम्पायर ने एक्सपैंड करना शुरू किया तो उसने लोगों को ईस्टर्न साइड पर आबाद करने की कोशिश की, मगर वहाँ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल था, क्योंकि साइबेरिया अपने शदीद ठंडे मौसम की वजह से मशहूर है। यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। अब यूरोप में जैसे नदियों के इर्द गिर्द आसानी से शहर बन गए थे, साइबेरिया में ऐसा होना मुश्किल था, क्योंकि यहाँ सख्त सर्दी थी और उगता भी कुछ नहीं था। लेकिन फिर सोवियत यूनियन के दौर में चीजें बदलना शुरू हुई। जब सोवियत यूनियन 20वीं सेंचुरी के शुरू में पावर में आए तो उसके लीडर्स ने डेवलपमेंट और आबादी को ईस्टर्न साइड पर फैलाने का प्लान बनाया, स्पेशली साइबेरिया और फार ईस्ट रशिया में। लेकिन इस दफा लोगों की मर्जी पूछने के बजाय गवर्नमेंट ने उन्हें जबरदस्ती वहां भेजना शुरू किया। जोसेफ स्टालिन की हुकूमत में 1920s से लेकर 1950s तक लाखों लोगों को ईस्टर्न साइड पर भेजा गया। इनमें से कुछ तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे जिन पर गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने का इल्जाम था, और कुछ तो सिंपल शहरी थे जो वहां पर मजदूरी के लिए भेजे गए थे, और कुछ लोगों को तो गुलैग्स बनाकर भेजा गया जो इंतहाई ठंडे इलाके में मौजूद प्रिजन कैंप्स थे। इन कैंप्स में जिंदगी बहुत सख्त थी। लोगों से जबरदस्ती सख्त सर्दी में माइंस, जंगलों और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर काम करवाया जाता और थोड़ा सा खाना और रहने की जगह दी जाती। इसी दौरान सोवियत यूनियन ने ईस्टर्न साइड पर नए शहर और इंडस्ट्रियल सेंटर्स बनाना शुरू किए, और ये सेंटर्स ऑयल फील्ड्स, कोल माइंस और मिलिट्री बेसिस के करीब थे। इसका मकसद यही था कि साइबेरिया के रिसोर्सेज को सोवियत इकोनॉमी के लिए यूज किया जा सके और वहां पर सोवियत यूनियन का कंट्रोल भी मजबूत हो जाए। इस दौर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क, जो 1916 में कंप्लीट हुआ, और ये ट्रैक वेस्ट में मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्टोक जैसे पोर्ट सिटी तक बिछाया गया था, जो पैसिफिक ओशन के बिल्कुल साथ है। ये दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है, जिसकी लंबाई 9000 किलोमीटर से ज्यादा है, और इसका मकसद है कि रूस के ईस्टर्न इलाकों को वेस्टर्न एरियाज के साथ जोड़ा जा सके। ये उस वक्त एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और इससे साइबेरियन इलाकों को कुछ हद तक खोलने में मदद भी मिली। लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर रूसी वहां आबाद नहीं होना चाहते थे। नए शहरों और रेलवे के बावजूद सिर्फ चंद लोग ही उन इलाकों में रहने को तैयार हुए, और इसकी सबसे बड़ी और नेचुरल वजह यह थी कि रशिया का वेस्टर्न हिस्सा रहने के लिए बहुत अच्छा है। यूरोपियन रशिया हमेशा से रहने के लिए सूटेबल रहा है। यहाँ का मौसम प्लेजेंट है, जमीन फर्टाइल और फ्लैट है, जिसकी वजह से यहाँ कंस्ट्रक्शन आसान है। रशिया के इस यूरोपियन पार्ट में स्पेशली ब्लैक अर्थ बेल्ट वाले रीजन की जमीन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फर्टाइल है। ये फर्टाइल पट्टी कर्स्क, वोरोनेश और बेलगोरोड जैसे इलाकों तक फैली हुई है, और ये गंदम, जौ और सनफ्लावर की फसलों के लिए बेहतरीन मानी जाती है, और इसीलिए रशिया का 70% अनाज इसी ब्लैक अर्थ रीजन में प्रोड्यूस होता है। इसी तरह यहाँ के बड़े दरिया जैसे वोल्गा, जो कि यूरोप का सबसे लंबा दरिया है, और नायपर, ये दोनों हिस्टोरिकली ट्रेड के लिए यूज होते रहे हैं। वोल्गा 11 से ज्यादा रूसी शहरों के साथ जुड़ा हुआ है, जिनमें काजान, निजनी नोवगोरोड और वोल्गोग्राड शामिल हैं, और ये फाइनली कैस्पियन सी में जाकर गिरता है, और इस तरह एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट में बहुत हेल्प करता है। ये एरिया यूरोप से करीब भी है,
जिसकी वजह से इसे वहां के ट्रेड, कल्चर और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सेस मिलती है। रशिया के दो सबसे इंपॉर्टेंट शहर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग दोनों वेस्टर्न साइड पर ही हैं और इन दोनों में तकरीबन 2 करोड़ लोग रहते हैं। इन शहरों में अच्छी सड़कें, हेल्थ केयर सिस्टम, जॉब अपॉर्चुनिटीज और हाई क्वालिटी एजुकेशन है। रूस के ज्यादातर बड़े बिजनेसमैन और गवर्नमेंट ऑफिसेज भी यही हैं, जिसकी वजह से रशिया के सारे प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं। इवन सोवियत यूनियन के दौर में भी इधर वेस्टर्न साइड को प्रेफर किया जाता था। रशियन एलीट जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स और इंटेलेक्चुअल्स शामिल थे वो इधर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में ही रहते थे। सोवियत यूनियन की सारी इन्वेस्टमेंट इन्हीं शहरों को जाती थी और ये पैटर्न आज भी है। जैसे आज भी मॉस्को में एवरेज सैलरी रशिया की नेशनल एवरेज सैलरी से डबल है। इसी वजह से रूस में आज आपको एक क्लियर डिवाइड दिखेगा। वेस्टर्न एरिया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेंटर है, जबकि साइबेरिया और फार ईस्ट का हिस्सा उससे बहुत पीछे है और इसकी वजह यह है कि ईस्टर्न साइड पर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। साइबेरिया अपने सख्त तरीन मौसम की वजह से जाना जाता है। जैसे अगर आप याकुत्स्क को देखें जो दुनिया का सबसे ठंडा शहर है, तो वहाँ टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। दरिया जमे रहते हैं और गर्मियां बहुत छोटी होती हैं और उनमें भी मच्छर जिंदगी अजाब बना देते हैं। यहाँ शहर बहुत कम हैं और उनके बीच बहुत डिस्टेंस है। यहाँ जंगल हैं, पहाड़ हैं और जमी हुई जमीन है। सड़कें या इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर हैं और ना ही यहाँ कोई खास एग्रीकल्चर है। लेकिन इस खालीपन के बावजूद साइबेरिया नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है। इस खित्ते में रशिया के सबसे ज्यादा ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया के सबसे रिसोर्स रिच एरियाज में से एक माना जाता है। ऑफिशियल एस्टिमेट्स के मुताबिक रशिया की 80% नेचुरल गैस और 70% ऑयल साइबेरिया से ही आता है। बल्कि यूरोप को मिलने वाली गैस का एक बड़ा हिस्सा यहाँ साइबेरिया से ही आता है। इसी तरह साइबेरिया में एक और नेचुरल वंडर भी है और वो है लेक बेकॉल। ये कोई आम लेक नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सबसे गहरी झील है जिसकी गहराई 1600 मीटर तक है। और इससे भी बढ़कर इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी दुनिया की 20% फ्रेश वाटर सप्लाई यहाँ पर है। इसी तरह रशिया के 40% कोल रिजर्व्स भी साइबेरिया में ही हैं और इसके अलावा यहाँ पर गोल्ड और डायमंड की बहुत बड़ी माइंस भी हैं। फॉर एग्जांपल इरकुत्स्क में मौजूद सुखोई लॉग गोल्ड डिपॉजिट इज वन ऑफ द बिगेस्ट अनटैप्ड गोल्ड रिजर्व्स ऑन अर्थ, जहाँ पर 450 टन सोना मौजूद है। ये इलाका यूरेनियम के जखायर में भी अमीर है और यही रूस को दुनिया का 5वां सबसे बड़ा यूरेनियम पैदा करने वाला मुल्क बनाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा मसला यह है कि इन रिसोर्सेज को जमीन से निकालना बहुत महंगा पड़ता है। अब जैसे आर्कटिक का एरिया है, यहाँ सख्त सर्दी होती है और बर्फ इतनी होती है कि जमीन तक पहुंचना ही मुश्किल है और फिर यहाँ पर रोड्स भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ ड्रिलिंग इक्विपमेंट पहुंचाना भी बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए यहाँ से ऑयल निकालना मिडिल ईस्ट या अमेरिका जैसे मुल्कों से ऑयल निकालने से बहुत ज्यादा महंगा और मुश्किल काम है। इतनी टफ कंडीशंस की वजह से जो लोग भी साइबेरिया में रहते हैं मोस्टली वो होते हैं जिनकी ऑयल, गैस या माइनिंग इंडस्ट्री में जॉब्स होती हैं। इधर जिंदगी बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ शहर बहुत दूर दूर हैं और फिर बीच में जंगल है, बर्फ है और मौसम भी शदीद ठंडा है। इसीलिए जब जॉब खत्म होती है तो लोग ये इलाका छोड़ देते हैं और इसीलिए आपको साइबेरिया में बहुत से घोस्ट टाउन्स भी नजर आएंगे। रशियन गवर्नमेंट ने इस मसले को हल करने की बहुत कोशिश की है। उन्होंने लोगों को मुफ्त जमीन, कम टैक्सेस और इवन पैसे का लालच भी देने की कोशिश की ताकि वो ईस्टर्न साइड पर जाएं, लेकिन ज्यादातर लोग मना कर देते हैं और वजह सिंपल है, यहाँ सख्त सर्दी है, शहर बहुत दूर हैं और बेसिक नेसेसिटीज जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल और इवन इंटरनेट भी मुश्किल से मिलता है। लाइफ इज जस्ट टू डिफिकल्ट हियर। इस अजीब से पॉपुलेशन पैटर्न की एक और वजह ये भी है कि रशिया की गर्म समुद्रों तक लिमिटेड एक्सेस है और ये चीज उसकी इकोनॉमी, ट्रेड और मिलिट्री के लिए हमेशा से एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। रशिया की ज्यादातर कोस्ट लाइन या तो सारा साल जमी रहती है या फिर ग्लोबल शिपिंग राउट से बहुत दूर है। रशिया के नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, लेकिन ये समुद्र साल में 9 महीने तो जमा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ ट्रेड होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। गो के क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ आर्कटिक सी लेन्स खुली हैं, मगर फिर भी यहाँ पर शिप्स के जरिए गुजरना खतरनाक और महंगा काम है। रशिया का ईस्टर्न हिस्सा पैसिफिक ओशन को टच तो करता है और वहाँ व्लादिवोस्टोक जैसा इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी भी है, लेकिन असल प्रॉब्लम डिस्टेंस है। व्लादिवोस्टोक मॉस्को से 9000 किलोमीटर दूर है और साइबेरिया के बिल्कुल दूसरी तरफ है। अब व्लादिवोस्टोक है तो वार्म वाटर पोर्ट, लेकिन सर्दियों में यहाँ भी पानी अक्सर जम जाता है और फिर सिर्फ आइस ब्रेकर शिप्स के जरिए ही गुजरा जा सकता है। इसलिए ये पोर्ट इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन रशिया इस पर बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करता। रशिया के पास सबसे जबरदस्त समुद्री एक्सेस
ब्लैक सी में सेवास्टोपोल के थ्रू है। लेकिन यहाँ भी एक मसला है। मेडिटेरेनियन सी तक पहुंचने के लिए रशियन शिप्स को बॉस्फोरस और डार्डनल स्ट्रेट से गुजरना पड़ता है और ये दोनों स्ट्रेट्स टर्की के कंट्रोल में हैं, जो एक नेटो कंट्री है। नेटो के साथ वॉर की सूरत में टर्की ये चोक पॉइंट्स ब्लॉक कर सकता है, जिससे उसकी अटलांटिक ओशन और ग्लोबल ट्रेड रूट्स को एक्सेस खत्म हो जाएगी। इसी गर्म पानी को एक्सेस की वजह से रशिया की ज्यादातर आबादी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री इन्हीं एरियाज में है। लेकिन रूस का यही खालीपन उसका सबसे बड़ा हथियार भी है। बज़ाहिर ईस्टर्न रशिया एक कमजोरी लगता है क्योंकि यहाँ इतनी थोड़ी आबादी है, लेकिन यही खाली जमीन रूस को एक जबरदस्त मिलिट्री एडवांटेज देती है। ये इतनी बड़ी खाली जमीन रूस के लिए एक बफर जोन बन जाती है, क्योंकि अगर कोई दुश्मन ईस्टर्न साइड से अटैक करने की कोशिश करेगा तो उसे कई 100 किलोमीटर पर फैले हुए जंगलों, दरियाओं और पहाड़ों से गुजरना पड़ेगा और फिर कहीं जाकर वो रशिया के बड़े शहरों के करीब पहुंच सकेगा। इस तरह रूस को वक्त मिलता है कि वो किसी भी अटैक के जवाब को अच्छे से प्लान कर सके। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, हिस्ट्री में ऐसा हो भी चुका है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर वेस्टर्न साइड से अटैक किया। जर्मन फौज जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, सोवियत आर्मी जानबूझकर पीछे हटते गए और इतना अंदर चले गए कि जर्मन आर्मी की सप्लाई लाइन मुतासिर होने लगी। ऊपर से यहाँ सख्त सर्दी थी तो जर्मन फौजी थकने लगे। ऐसे में सोवियत फौजियों ने इकट्ठे होकर हर तरफ से अटैक किया और जर्मनी को पीछे धकेल दिया। यही स्ट्रेटेजी आज भी यूज हो सकती है, क्योंकि रशिया की ज्योग्राफी बाहर से आने वाली किसी भी आर्मी के लिए बहुत खतरनाक है। इसी तरह कोल्ड वॉर के दौरान भी सोवियत यूनियन की ज्यादातर मिलिट्री बेसेस और रेडार स्टेशंस इधर साइबेरिया में ही थे। ये अड्डे जानबूझकर इधर बनाए गए थे ताकि इनकी लोकेशन ट्रेस करना भी मुश्किल हो। और सिर्फ यही नहीं, इसी साइबेरिया में बॉम्बर जेट्स और न्यूक्लियर वेपन्स भी छुपाए गए ताकि कोई यहाँ तक पहुंच ना सके। तो गो के ईस्टर्न रशिया खाली नजर आता है, लेकिन यही खालीपन रूस को सांस लेने के लिए जगह देता है, दिफा के लिए वक्त देता है और अपने सबसे ताकतवर हथियारों को छुपाने की गुंजाइश भी देता है। तो 80% रशियंस सिर्फ 20% एरिया में क्यों रहते हैं? इट्स बिकॉज नेचर मेड द वेस्ट मोर लिवेबल एंड द ईस्ट मोर चैलेंजिंग। लेकिन ये खाली जगह सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, बल्कि रशिया की हिडन स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि ये न सिर्फ रशिया की हिफाजत करती है बल्कि उसे वो रिसोर्सेज भी देती है जिनकी वजह से वो एक वर्ल्ड सुपर पावर बन जाता है। आज टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट बेहतर हो चुकी है। मॉस्को से व्लादिवोस्टोक के बीच फ्लाइट सिर्फ 8 घंटे लेती है। इंटरनेट कनेक्शंस पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, बट स्टिल द बेसिक्स ऑफ डेली लाइफ डोंट चेंज। यूरोपीय रूस में शहर करीब करीब हैं, ट्रेनें तेज हैं, दुकानें भरी हुई हैं और स्कूल, अस्पताल, सड़कें सब कुछ बेहतर है। ईस्टर्न रशिया में नोवोसिबिर्स्क और येकाटेरिनबर्ग जैसे बड़े शहरों में सहूलियात तो हैं, मगर जैसे ही आप थोड़ा और ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हालात खराब होते जाते हैं। बहुत से नौजवान पढ़ाई या नौकरी के लिए ये ईस्टर्न साइड से आते हैं, फिर दोबारा कभी वापस नहीं जाते। इस ईस्टर्न साइड पर बर्थ रेट भी कम है और बूढ़े ज्यादा हैं, जिसकी वजह से जहां वेस्टर्न साइड की आबादी बढ़ती जा रही है, वहीं ईस्टर्न साइड मजीद खाली होता जा रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये एरिया रिसोर्सेज से माला माल है। आखिर में रशिया है तो एक जायंट, लेकिन ये ऐसा जायंट है जो एक टांग पर खड़ा है। इसकी सारी पावर और तरक्की वेस्टर्न साइड पर है, जबकि ईस्टर्न साइड का फ्यूचर अनसर्टन है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।